हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर ज्योति मैम। जैसा कि आपको पता है कि टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और जिसका कि ये पार्ट सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ से रिलेटेड एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। एग्जाम देने से पहले अगर आपने इस टॉप 500 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो ज़रूर ही आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से मिल जाए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या है। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि 9 राज्य हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, ये सारे भारत के 9 तटीय राज्य हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो प्रारंभ में ये मूल कर्तव्य जो है संविधान का भाग नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया है। और कहाँ पे रखा गया है मूल कर्तव्य को? तो मूल कर्तव्य को संविधान के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कहाँ पे है ये? तो फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में। ठीक है, लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? यहाँ पे यह होगा। ठीक है, यह नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि न्यूटन ने दिया था। आप सबने न्यूटन के 3 नियम पढ़े होंगे, तो न्यूटन का तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? तो इसके अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु की पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। क्लियर हो गया? जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा, ये कोई बंदूक की गोली है। जब ये निकलती है, फायर की जाती है, तो आगे की ओर जाते जाते साथ ही साथ पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल भी लगाती है। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली जो है इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली की ओर स्थानांतरित कर लिया। ठीक है, तो इल्तुतमिश की राजधानी क्या हो गई थी? दिल्ली थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न होते थे, उसका क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि बुद्धम धम्मम संगम। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म के बारे में, तो उसमें 3 त्रिरत्न के बारे में बात की गई है, बुद्धम धम्मम संगम। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? इसमें से कौन सा ऐसा हड़प्पीय नगर है जो 3 भागों में विभक्त है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि धौलावीरा जो है हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। इस नगर को 3 भागों में कौन कौन सा? तो किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसके एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मृदा से रिलेटेड। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि जलोढ़ मृदा जो होती है वो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। तो जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मृदा मूलतः
हिमालय के निक्षेपों से बनी होती है या फिर सागरीय पश्चिमगमन के उपरांत छोड़े गए गाद से इसका निर्माण हुआ है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ मृदा होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। और इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है रामनाथ कोविंद। ओके, आइए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो भारत एक गणराज्य होता है, अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाकुंभ मेला 12वें वर्ष पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, 2019 में जो कुंभ मेला लगा था वो कहाँ पे लगा था? तो ये लगा था प्रयागराज में। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा। तो महाकुंभ मेले का जो आयोजन होता है वो 12वें वर्ष किया जाता है, और महाकुंभ मेला देश के 4 स्थानों पर लगाया जाता है। तो वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में। जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा था कि 2019 में प्रयागराज में मेला लगा था। ठीक है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात अगर 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यानी कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? तो ये होता है ½mv²। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? दो वस्तुओं की काइनेटिक एनर्जी का अनुपात दिया है, तो ½mv1² कर लीजिए, m1v1²। और इसमें क्या है? द्रव्यमान समान है तो दोनों का मास आप समान रखिए। ठीक है, और इसमें हो जाएगा ½mv2²। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि क्या मिल गया? v1 का स्क्वायर अपॉन में v2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए देखिए, तो v1 का स्क्वायर अपॉन में v2 के स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 4:9 में। आपको निकालना है उनके वेगों का अनुपात, यानी कि v1 अपॉन में v2। तो ये अंडर रूट जो है वो उधर चला जाएगा, v1 अपॉन में v2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 4/9, यानी कि आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 2:3। ठीक है, रूट को बाहर निकालेंगे 4/9 से तो आ जाएगा 2/3। तो दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं जिनका गतिज ऊर्जा का अनुपात अगर 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा 2:3, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वर्ष 2015-16 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना था। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मेघालय का लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि लोहो जो होता है वो मेघालय का लोक नृत्य है। इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर से याद रखिएगा। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो लोहो किसका लोक नृत्य है? मेघालय का लोक नृत्य है। नाटी कहाँ का है? तो यह हिमाचल प्रदेश का। और बम्बू एवं खानटुम जो है वो मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि देशबंधु चित्तरंजन दास जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, विट्ठल भाई पटेल को। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। तो जो हमने अभी आपको बताया वही है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले अध्यक्ष 1925 में विट्ठल भाई बने थे। यहाँ तक क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड मेयो की हत्या उसी टाइम की गई थी जब वह भ्रमण पर थे। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल में की गई थी? तो इसका आंसर वही करेक्ट है, लॉर्ड मेयो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पास वंश के शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है? तो यह एक उंगली नुमा संरचना होती है और इसी में डीएनए भी मौजूद होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रक के अलावा कहाँ पे डीएनए पाया जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का परिवर्तन एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किसको मिलाया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम को मिलाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्रोमियम को क्यों मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एटीएम से तात्पर्य है, यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, याद रखिएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर व्यक्ति में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनेगा और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं निवारण के लिए? तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा उत्तल लेंस का उपयोग करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाया जाता है। और अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि 1992 ईस्वी में सेबी अधिनियम पारित हुआ था। सेबी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन, यानी कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री घास है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी अभी तक चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।